तो ये जो हो रहा है या पुलवामा हुआ या उससे पहले जो भी हुआ और जो ये पहलगाम के बैसरन के बाद जो हुआ, अगले दिन आतंकी हमला हुआ, उसके अगले दिन एक और आतंकी हमला हुआ, उस सब की पूरी तरीके से जवाबदेही जिम्मेदारी अमित शाह साहब की है, मोदी जी की है। देखिए, पाकिस्तान जो इतनी हिम्मत कर पा रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, उन्हें पता है कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह साहब होम मिनिस्टर और राजनाथ जी जो हैं कि उनको पता है ना कि फ़ौज को, भारतीय फ़ौज को ये लोग इजाज़त ही नहीं देंगे एक्शन करने की। हमारी फ़ौज तड़प रही है कि पीओके वापस कैसे ले ले। ये अमित शाह जी और मोदी जी कभी इजाज़त नहीं देंगे उन्हें, फ्री हैंड नहीं देंगे उन्हें। आरएसएस और आईएसआई के तार कोई कम जगह से नज़र आते हैं जुड़े हुए। अभी उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल जो आ रहा है वो तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर का केस आ ही रहा है ना, वो भी तो आईएसआई से जुड़ के हुआ है काम। तो इंसान ही नहीं है, जो आतंकवादी हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो किसी कमज़ोर व्यक्ति पे ही हमला कर सकते हैं। हमेशा ये नेचर होती है आतंकवादियों की। सैयद आदिल हुसैन तो अगर वो गन छीनने में कामयाब हो जाता तो वो 4-5 को अपने आप ही संभाल लेता। एक ही काफ़ी होता है ऐसे बुज़दिलों के लिए, लेकिन उसकी किस्मत उस दिन ठीक नहीं थी, तो इसलिए इतने सारे लोगों की जान भी गई, वरना एक ही अकेला ईमान वाला मुसलमान बचा लेता उन सबको। अगर देश को सुरक्षा चाहिए तो सबसे पहले अगर कोई फेलियर हुआ है और सरकार ने माना भी है तो सब लोगों को मिलके अमित शाह जी का इस्तीफ़ा मांगना चाहिए। बीजेपी किसी और को होम मिनिस्टर बनाए, इनसे तो अच्छे ही होंगे कम से कम। वो जो हमारे क्रिमिनल्स हैं ना, जो टेलीविज़न चैनल्स पे बैठे होते हैं, जो मौका दे रहे हैं, वो पाकिस्तान के लोगों को बुला के टेलीविज़न चैनल्स पे भारत को गाली देने का मौका खुद ये अर्नब गोस्वामी टाइप लोग दे रहे हैं। तो पूरी तरीके से बाइकआउट होने चाहिए टेलीविज़न चैनल्स जो पाकिस्तान के लोगों को आके बुला के मौका दे रहे हैं। देखिए, सीधी सीधी बात है, जो दुश्मन है वो दुश्मनी करेगा, जो हमारा रहबर है, जो हमारा हिफाजत करने वाला है, हमारा सवाल जवाब सिर्फ हमारे रहबर से होना चाहिए, हमारे चौकीदार से होना चाहिए, हमारे हिफाजत करने वाले से होना चाहिए। जम्मू कश्मीर हमारे देश में अकेला ऐसा जगह है जो राज्य था जिसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है, मतलब यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया है हमारे मोदी जी और अमित शाह साहब ने। तो यूनियन टेरिटरी होने का मतलब क्या है? कश्मीर का एक भी पत्ता अमित शाह साहब के मर्जी के बगैर नहीं हिलेगा। यूनियन टेरिटरी का मतलब ये है। तो ये जो हो रहा है या पुलवामा हुआ या उससे पहले जो भी हुआ और जो ये पहलगाम के बैसरन के बाद जो हुआ, अगले दिन आतंकी हमला हुआ, उसके अगले दिन एक और आतंकी हमला हुआ, उस सब की पूरी तरीके से जवाबदेही जिम्मेदारी अमित शाह साहब की है, मोदी जी की है। अब चूंकि वो होम मिनिस्टर हैं, उन्हीं की जवाबदेही है। उन्हीं को, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है देश में जो उनका इस्तीफ़ा नहीं मान रहा तो वो देश के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है, इस मुद्दे को रफा दफा करना चाहता है, मेरा तो ऐसा मानना है। पाकिस्तान की तरफ से भी धमकियां आ रही हैं कि अगर भारत ने कोई एक्शन किया तो जंग के हालात होंगे। देखिए, पाकिस्तान जो इतनी हिम्मत कर पा रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, उन्हें पता है कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह साहब होम मिनिस्टर और राजनाथ जी जो हैं रक्षा मंत्री और अजीत डोभाल साहब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इनकी वजह से हिम्मत हो रही है कि उनको पता है ना कि फ़ौज को, भारतीय फ़ौज को ये लोग इजाज़त ही नहीं देंगे एक्शन करने की। जैसे ये सब काम मोदी जी का ही किया हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब रोज़ डेली बोलते हैं चाइना 4,500 किलोमीटर जगह हमारी खा गया और फ़ौज हमारी वापस लेने के लिए बेकरार है, मतलब बिल्कुल तड़प रहे हैं कि कैसे हम वापस ले लें। हमारी फ़ौज तड़प रही है कि पीओके वापस कैसे ले लें। ये अमित शाह जी और मोदी जी कभी इजाज़त नहीं देंगे उन्हें, फ्री हैंड नहीं देंगे उन्हें। तो ये बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अच्छे से जानती है, क्योंकि तार तो जुड़े हुए हैं ना दोनों के। आरएसएस और आईएसआई के तार कोई कम जगह से नज़र आते हैं जुड़े हुए। अभी उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल जो आ रहा है वो तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर का केस आ ही रहा है ना, वो भी तो आईएसआई से जुड़ के हुआ है काम, जिसमें अब एनआईए मजबूर होके मौत की सज़ा मांग रही है, मतलब फांसी मांग रही है प्रज्ञा सिंह ठाकुर की। और कौन है प्रज्ञा सिंह ठाकुर? आरएसएस और बीजेपी की वो पसंदीदा महिला
जो ये सारे केस झेल रही थी आतंकवाद के, देशद्रोह के, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट भी दी और जितवाया भी भोपाल से। और कोई सबूत चाहिए आपको? धर्म पूछ के गोली मारना ये कहाँ तक सही है? क्या ये जो मीडिया में चल रहा है वो सही है क्या? देखिए, जो इंसान ही नहीं है, जो आतंकवादी हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो किसी कमज़ोर व्यक्ति पे ही हमला कर सकते हैं। हमेशा ये नेचर होती है आतंकवादियों की। जो व्यक्ति मतलब इधर उधर बेध्यानी में होगा, रिलैक्स्ड मोड में होगा, मतलब टूरिस्ट होगा, या कोई रेल में जा रहा होगा, या कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा होगा कहीं, या कोई घोड़ी चढ़ के अपनी बारात पे जा रहा होगा। आतंकवादी ऐसे ही कमज़ोर व्यक्ति जो अनप्रिपेयर्ड होते हैं उस समय, उनके ऊपर ही घात लगा के हमला करते हैं ना। और क्या कैरेक्टर है, चाहे वो धर्म की वजह से करें, धर्म का नाम लेके करें, जात का नाम लेके करें, स्किन का कलर लेके करें, या फिर रीजन का लेके करें कि तुम इस जगह के हो, तुम्हारी भाषा ये है, तुम्हारा धर्म ये है। ये सब जो है अपने आप को झूठा चैंपियन बनते हैं आतंकवादी, उस चीज़ का, जो कि धर्म हो या भाषा हो या रीजन हो, और उसके नाम पे गंदे से गंदा, घिनौने से घिनौना काम करते हैं। कैरेक्टर सबका एक ही है। मॉब लिंचिंग करने वाले क्या हैं? वही जो ये बाइसरन में आके हमला करने वाले हैं, एक जैसे ही है ना। लेकिन होता क्या है, एक ही बहादुर आदमी था बाइसरन में, तो खैर उसकी किस्मत ख़राब थी। एक जो वो सैयद क्या नाम था उसका, सैयद हुसैन करके जो था, जिसने ऑलमोस्ट एक गन छीन ही ली थी किसी आतंकवादी से, सैयद आदिल हुसैन। तो अगर वो गन छीनने में कामयाब हो जाता तो वो 4-5 को अपने आप ही संभाल लेता। एक ही काफ़ी होता है ऐसे बुज़दिलों के लिए। लेकिन उसकी किस्मत उस दिन ठीक नहीं थी, तो इसलिए इतने सारे लोगों की जान भी गई, वरना एक ही अकेला ईमान वाला मुसलमान बचा लेता उन सबको। अमित शाह खुलेआम बोलते हैं कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है, फिर ये हमला कैसे होता है? अमित शाह साहब आरएसएस और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। वो कभी भी सच नहीं बोल सकते। उनकी कोई भी स्टेटमेंट हो उसमें ना लगा के ज़रूर पढ़ना चाहिए, जब भी उसकी सच्चाई पता लगती है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात अभी करण थापर साहब के इंटरव्यू मैंने देखा है। 2 लोगों से इन्होंने इंटरव्यू किया है, एक आलोक शुक्ला साहब से जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं बहुत बड़े। उन्होंने ये जो कहा है ना कि ये जो भारत सरकार में अमित शाह जी नॉर्मल सी बात कर रहे थे, ये 100% झूठी बात है, करण थापर साहब को इंटरव्यू में। और इससे जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इतनी बड़ी जगह से जब ऐसी बात बोली जाती है कि सब चंगा है और नॉर्मल सी आ चुकी है, एकदम माहौल जो है ठीक हो चुका है, जो फौज और आर्म फोर्सेस हैं उसमें एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सब ठीक है, तो वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं। और इस रिलैक्स्ड होने की वजह से जो आतंकवादी हैं वो हमला करते हैं, तो ये एक इम्प्रेशन जाता है जो बहुत ख़तरनाक बात है। ये आलोक शुक्ला साहब के वर्ड्स हैं कि इतनी बड़ी फ़ौज को, इतनी ताकतवर फ़ौज को मुट्ठी भर लोगों ने एक टक्कर दे दी, एक हमला कर दिया, सरप्राइज़ कर दिया उनके साथ। तो ये आतंकियों का जो मॉरल है वो बूस्ट करने के लिए, भला ही वो झूठा उनका बूस्ट हो जाए मॉरल, सच्चाई से बहुत परे हो, लेकिन एक उनका हौसला बढ़ जाता है और फौज का हौसला कहीं ना कहीं कम होता है। ये आलोक शुक्ला साहब कह रहे हैं। दूसरा इंटरव्यू करण थापर साहब ने लिया हमारे रिटायर्ड रॉ के दुल्लत साहब से, जो रॉ के चीफ थे। उन्होंने तो एक बहुत ही अजीब सी बात कह दी जो कि बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जो टेररिस्ट हैं वो स्मार्टर हैं, मतलब हम लोगों से ज़्यादा होशियार हैं। तो इस बात से तो खैर मैं बिल्कुल वो रखता हूँ, मुखालफत करता हूँ इसकी। टेररिस्ट स्मार्ट हैं, लेकिन वो अमित शाह जी और मोदी जी से स्मार्ट हैं, क्योंकि ये उन दोनों की फील्ड नहीं है। डिफेंस करना, देश चलाना, वो तो पैसे कमाने वाले लोग हैं। एमएलए तोड़ने वाले का उनके पास दिमाग है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके ऐसे काम करने का उनका काम है, पब्लिसिटी करने का काम है उनका, मेकअप अच्छा कराने का काम है, कलफ के कुर्ते पहन के घूमने का काम है, इस चीज़ के माहिर हैं वो। लेकिन हमारे देश में तो एक से बढ़कर एक प्रोफेशनल फौजी, जो पुलिस ऑफिसर, देश का आम नागरिक तो पांचों पे भारी पड़ रहा था। अकेला आदिल हुसैन पढ़ रहा था कि नहीं पढ़ रहा था? तो मोदी जी और अमित शाह साहब के बारे में तो दुल्लत साहब की बात सही हो सकती है कि उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है कोई टेररिस्ट। देश के आम नागरिक से भी ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। हम अपने आप ही निपट लेंगे। ये तो मोदी जी और अमित शाह जी फ्री हैंड नहीं दे रहे हैं फौज को और सुरक्षा एजेंसीज को, अपना दिमाग लगाएंगे हर जगह। वो तो भला करें वो जो एयरफोर्स के पायलट थे हमारे, मोदी जी की बात बालाकोट के समय पे नहीं सुनी उन्होंने कि बादलों के पीछे से चले जाना।
नहीं तो बालाकोट भी जो ऑपरेशन है वो फेल हो जाता अगर मोदी जी की बात सुन लेता वो हमारा फाइटर पायलट। तो इनकी तो बात सुननी नहीं चाहिए किसी को। अपना काम करो संविधान की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए। मेरी ये सलाह है सबको। मोदी जी और अमित शाह की कोई सलाह, साहब की कोई सलाह माननी नहीं चाहिए। इनको अकल ही नहीं है। हाँ, अगर इन्हें पैसे कमाने की कोई सलाह लेनी है तो इनसे लो। देश में नफरत फैलाने की कोई सलाह लेनी है इनसे लो। भाई को भाई से लड़ाने की कोई सलाह लेनी है तो इन दोनों से लो। ये काम में एक्सपर्ट हैं। सर, कश्मीर एक यूटी है जहाँ पर तमाम फोर्स रहती है, लाखों की तादाद में फोर्स है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है, जिम्मेदार कौन है इस चीज़? अमित शाह साहब, बॉस वही है ना। मेरे ऑफिस में जो भी गड़बड़ होगी उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा या कोई और होगा? जो बॉस होता है, जो सबका बड़ा अफसर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। और अमित शाह साहब का पहला फेलियर नहीं है। इससे पहले पुलवामा, कितने कांड, अभी ये 22 रन के बाद भी तो कांड हुए हैं। उसके अगले दिन आतंकवादी हमला, उसके अगले दिन फिर 23 को हमला, 24 को हमला। तो ये तो टोटल फेलियर है ना। मतलब इनको दोष भी देना उचित नहीं है, क्योंकि ये इनका काम ही नहीं है। ये बन गए बस मोदी जी के निकटतम होने की वजह से। तो मैंने इसीलिए आज डिमांड यही की है सबसे पहली, कि अगर देश को सुरक्षा चाहिए तो सबसे पहले अगर कोई फेलियर हुआ है और सरकार ने माना भी है तो सब लोगों को मिलके अमित शाह जी का इस्तीफा मांगना चाहिए। बीजेपी किसी और को होम मिनिस्टर बनाए, इनसे तो अच्छे ही होंगे कम से कम वो। पहली डिमांड ये होनी चाहिए। और जो मैंने सोल्यूशन बताया है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 3 चीज़ों के सोल्यूशन बताए हैं मैंने। ये जो इंडस ट्रीटी है उसको मुंह दिखाए के लिए झूठा ही बोल दिया हमने, रद्द कर दिया तो वो रद्द हो गया। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जिससे भारत इतना बड़ा देश है, हम अगर किसी को आंखें दिखाएं देश तो उसको डरना लाजिम है, उसको डरना चाहिए। लेकिन हम बात ही ऐसी करेंगे हमारे मोदी जी कि मैंने इंडस ट्रीटी ख़त्म कर दी। ख़त्म करने से ख़त्म हो जाएगी वो? ख़त्म करने से पहले तैयारी करनी चाहिए थी ये बोलने के लिए, क्योंकि देश की तरफ से कोई बात कही जा रही है तो उसका वज़न होता है। अभी अपना इनका वज़न हल्का कर रहे हैं नहीं, अपने चक्कर में देश का वज़न। तो करने के लिए क्या काम करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। पहला काम जो हमें करना है वो सबसे आसान है, और मोदी जी के लिए और अमित शाह जी के लिए तो सबसे ही आसान है। पहला काम ये करना है कि आज के बाद से कोई भी क्रिकेट का मैच जो होगा ना, क्रिकेट का कोई भी टूर्नामेंट जिसमें पाकिस्तान की टीम खेलेगी, उसमें भारत की टीम पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये काम तो कर सकते हैं जय शाह साहब और अमित शाह साहब, लेकिन वे नहीं करेंगे। मैं ये इन्हें एक्सपोज करने के लिए बता रहा हूँ दुनिया को कि इनके तार कहाँ जुड़े हुए हैं। ये काम तो ऐसे चुटकी बजा के हो सकता है ना, ये नहीं करेंगे वो। एक काम। दूसरा काम, जिस भी व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के, चाइना की जो कंपनीज़ हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसकी फ्रंट कंपनीज, भारतीय के या जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसकी फ्रंट कंपनीज के साथ किसी भी भारतीय को कोई भी बिजनेस ताल्लुकात नहीं रखना, ये होना चाहिए। तो ये तो पाकिस्तान ने भी बोल दिया ना कि सारे समझौते, सारे बिजनेस जो तीसरे देश के अनुसार बिजनेस होता था इंडिया और पाकिस्तान का, वो खत्म कर दिया पाकिस्तान ने। तो देखिए, मैं पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या वो ये सिर्फ बढ़ के जो मारने की हिम्मत हो रही है ना उनकी, उसकी भी साजिश समझिए। उनको पता है ना कि मोदी जी और अमित शाह साहब और राजनाथ साहब फौज को फ्री हैंड नहीं देंगे, वरना ये बोलने की हिम्मत नहीं हो सकती उनकी। उनका कॉन्फिडेंस सिर्फ एक बात से आ रहा है, ये जो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इस वक्त कमज़ोर है, वरना औकात और हिम्मत नहीं होगी। पहली बात, क्योंकि भारत से तो पता ही है ना सबको, भारत क्या चीज़ है सबको पता है। चाइना तक को पता है भारत की फौज तो चाइना से अपनी जगह लेने के लिए बेकरार है। मोदी जी अमित शाह साहब रोक रहे हैं। मेरा ये इल्ज़ाम है, सुब्रमण्यम स्वामी साहब भी यही कहते हैं। आप कमजोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है। देखिए, देश मजबूत हाथों में है, लेकिन वो हाथों में बेड़ियां अमित शाह साहब और मोदी जी और राजनाथ साहब ने बांध रखी है ना, उन मजबूत हाथों में। उनको खोल नहीं रहे, फ्री हैंड नहीं दे रहे। तो मैं दूसरा आपको जो तरीका बता रहा हूँ, मेरे 3 पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि देश में जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, और जी.डी. बख्शी साहब ने और ये बहुत अच्छी बात कही है, अब वो हमारी लाइन पे आ गए हैं। अब बड़ी खुशी है मुझे। नाम अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन नाम भी लेंगे कुछ दिन बाद, कि हमारी फ़ौज में जो फ़ौज की गिनती कम की है, कोरोना टाइम से 1,80,000 फ़ौज बता रहे हैं कम हो गई है। उसकी वजह से ये बाइसरन और दूसरी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि फ़ौज पे हमारे फ़ौज ही नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है इतने जो हम माउंटेन्स पे लड़ाई लड़ने के लिए जितने लोग चाहिए।
तो दूसरा मेरा सोल्यूशन जो है वो ये है कि फ़ौज को पूरी तरीके से फ्री हैंड मिलना चाहिए, आर्म फोर्सेस को फ्री हैंड मिलना चाहिए, और पूरा जितना पैसा चाहिए उन्हें पूरा पैसा मिलना चाहिए उन्हें। कोई पैसे की उनको रुकावट नहीं आनी चाहिए। जितने लोग वो भर्ती करना चाहते हैं वो करें, जितने तरीके से जो खरीदना चाहते हैं वो खरीदें। ये दूसरा सोल्यूशन है। हमारे देश में अडानी, अंबानी, यूसुफ, लुलू जैसे लोग लाखों करोड़, अभी 16 लाख करोड़ तो अभी कुछ दिन पहले ही पता लगा है, जो बैंकों ने माफ़ कर दिए हैं ऐसे बेईमान लोगों को, पूरी एक तरह से माफ़ी हो गए हैं वो। तो 16 लाख करोड़ ये फ़ौज को नहीं दे सकते थे हम, इन चोरों को देने से अच्छा। तो एक फ्री हैंड फ़ौज को दे के, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्हें फ्री हैंड दे के, उनको जितना पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए वो दे के ये उनके हवाले करना चाहिए। मोदी जी और उनको कम से कम जब तक ये प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर हैं, कोई क्रूशल डिसीजन लेने से रोकना चाहिए, और जो भी क्रूशल डिसीजन हो उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनको कॉन्फिडेंस में लेके किया जाए। जो लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, क्योंकि अब हम प्रधानमंत्री की समझ पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि कितनी बार फेल हो चुके हैं, एक के बाद एक कितनी बार फेल हो चुके हैं। तो ये कम से कम होना चाहिए। होम मिनिस्टर साहब को तो जाना ही चाहिए। जो तीसरी बात ये है कि हमें सख्ती से, जो हमारे क्रिमिनल्स हैं ना, जो टेलीविज़न चैनल्स पे बैठे होते हैं, जो मौका दे रहे हैं, वो पाकिस्तान के लोगों को बुला के टेलीविज़न चैनल्स पे भारत को गाली देने का मौका खुद ये अर्नब गोस्वामी टाइप लोग दे रहे हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। या ये तो है ही जो आरएसएस और बीजेपी के लोग ही मानता हूँ मैंने, और इनके तार तो चाइना और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो हमें हमारे देश को गाली देने के लिए हमारे ही चैनल्स पे बुला के ये बदतमीज़ी कराते हैं। तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ये पूरी तरीके से बैन होनी चाहिए। ये अमित शाह साहब नहीं कर सकते कि किसी पाकिस्तानी को ऐसे मौका नहीं दिया जाएगा बकवास करने का हमारे ही चैनल्स पे, जिसमें भारत सरकार इतना एड्स दे रही है और हमारे देश के लोग टीआरपी बढ़ा रहे हैं इनकी। तो पूरी तरीके से बायकॉट होने चाहिए टेलीविज़न चैनल जो पाकिस्तान के लोगों को आके बुला के मौका दे रहे हैं। लेकिन सर ऐसा है कि पहलगाम हमले के बाद जो है पूरा देश रोया, और उसमें जो है कश्मीरी मुसलमानों ने वहाँ के जो भी जख्मी जो लोग थे अपनी जान पे खेल कर उन लोगों को बचाया। लेकिन देश में यही चीज़ देखने को मिला, जो अपनी जान का परवाह किए बिना लोगों की जान बचा रहे हैं, वहीं पर देश में उन लोगों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा, भगाया जा रहा। ये तो कश्मीरी क्या, कोई भी भारतीय होगा वो यही करेगा ना। ये भारत के लोगों का कैरेक्टर है। आरएसएस और बीजेपी के लोगों को आप अलग कर दो बस, तो ये हर एक भारतीय का कैरेक्टर है। तो कश्मीरियों ने अपने भारतीय कैरेक्टर का परिचय दिया है कि जो अपना मेहमान है उससे पहले उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए गोली खाएंगे, अपने घरों में खाना भी खिलाया, सेफ भी रखा ऊपर के कोई आएगा तो हम निकलेंगे। जो वो जो ये सैयद हुसैन ने, इसने तो सबको बचा ही लिया था ना। अगर ये थोड़ा सा अनलकी ना होता तो इसने तो बंदूक ही छीन ली थी उनसे, फिर ये अपने आप ही बचा लेता सबको। तो ये तो कैरेक्टर है सभी भारतीयों का, और ये सबसे बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पे और चाइना के मुंह पे। पाकिस्तान पे तमाचा बाद में मारिएगा, पहले ये बताइए भारत में जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ, जो बाइकआउट कर रहे हैं, उन पर लगाम लगाएगा कौन? उन पे लगाम हम अम्बेडकरवादी लगाएंगे ना, इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस करके। ये सब तो पाकिस्तान के एजेंट्स ही तो हैं। आरएसएस के लोगों को आप क्या समझते हो? पाकिस्तान क्या कर रहा है, उसके आतंकवादी क्या कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान। ये आरएसएस के लोग क्या कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान। मतलब बिल्कुल सेम तो आइडियोलॉजी। मतलब कोई जिसकी आंखें भी नहीं होंगी, जिसके कान भी नहीं होंगे, वो भी देख लेगा। ये हम लोगों की आंखें कान ही खत्म हो गए क्या? एक ही बात कर रहे हैं। ये आरएसएस के लोग क्या करते हैं, एक बेचारे अकेले को पकड़ लेंगे, तेरी दाढ़ी है, तू मुसलमान है, ले हम तुझे मारेंगे। वो क्या कर रहे हैं, तू हिंदू है, तुझे हम मारेंगे। फ़र्क है कोई भी? बिल्कुल सेम टू सेम एकदम। मतलब कोई कैरेक्टर में इतना सा भी तो फ़र्क नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग तो सबकी एक जैसी है ना। लेकिन फ़र्क है इसमें सर, वो दुश्मन मुल्क है, ये अपना मुल्क है। आप इनको दो एक ही देश में आप समझते ही नहीं। आरएसएस देश की दोस्त है। मतलब आपको क्या हो गया है? एक ही देश वो देश तोड़ना चाहते हैं भाई। वो पाकिस्तान के आईएसआई के लोगों के साथ हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग देश तोड़ के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म करके मनुस्मृति वाला देश बनाना चाहते हैं। ये उनका देश नहीं है, ये हम लोगों का देश है। SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध महिलाओं का, उनका देश है ये। उनका देश नहीं है। उनका देश आर्यव्रत है, जिसकी
अभी जो साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर ने बताया, जो देश आर्यव्रत नाम का देश है उनका, सर एक सवाल ये जिसमें मनुस्मृति चलेगी, भारत का संविधान नहीं चलेगा। सर इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि जब धर्म पूछ के मारा जा रहा है आतंकियों के द्वारा, लेकिन हमारे देश में जब जाति के नाम पे मारा जाता है, जाति के नाम पे भेदभाव करके दलितों के साथ या मुसलमानों के साथ तमाम कैटेगरी के लोगों के साथ होता है, तब मीडिया नहीं चिल्लाती है इस चीज़ को लेकर। फिर मीडिया, अब आप लोग नहीं बोलते हो इस बारे में? आप तो अभी भी बैठे हो यहाँ पे, आप लोग बोलते हो ना, आप ही मीडिया हो। आप ये टेलीविजन चैनल जो हैं क्रिमिनल्स हैं, उनको मीडिया क्यों कहते हो? कब बंद करोगे? गोदी मीडिया की बात नहीं, गोदी मीडिया नहीं है, क्रिमिनल्स हैं वो। गोदी मीडिया कह के उनका बचाव होता है, फिर आप उन्हें मीडिया कह रहे हो। मैं क्रिमिनल्स बोल रहा हूँ जब उन्हें, वो ISI के एजेंट हैं, चाइनीज़ एजेंट्स हैं वो। देश में मतलब देश को कमज़ोर करने के लिए, भाई को भाई, बहन से बहन को लड़ाने के लिए काम कर रहे हैं वो। अगर क्रिमिनल से, तो आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, कोर्ट में घसीटिए उनको। मुझे कोई क्लाइंट मिलेगा, घसीटूंगा, ज़रूर घसीटूंगा। जिस दिन कोई मिल जाएगा, जब मिला भी है तो मैंने घसीटा भी है, फिर सब लोगों ने माफिया भी मांगी है। पर क्लाइंट होना चाहिए ना, वकील के पास तो अगर क्लाइंट आएगा तो मैं डेफिनेटली एक दिन जब कोई अम्बेडकरवादी सरकार आएगी, ये सब लोग जेल में मिलेंगे, ये जेलों से बाहर नहीं आने वाले कभी भी। इनके अपराध इतने हैं, ये तो एंटी नेशनल देश में बगावत कराने की साजिश में शामिल हैं, पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलके। ये तो जेलों से बाहर नहीं आएंगे, कभी भी बाहर नहीं आएंगे, मेरी गारंटी है ये। आने दो कोई अच्छी सरकार, एक नज़र नहीं आएगा इनमें से जो ये पाकिस्तानियों को बुला के यहाँ पे उनको मौका दे रहे हैं ना कि खूब गाली दो भारतीयों को, अल्लाह हमारे सर पे बिठा के उनको हमारे सर पे जूते खिलवा रहे हैं ये बेईमान लोग। और हमारे ही चैनल्स वाले बोलते हैं ये सब ISI के एजेंट्स हैं, ये सब के सब चाइनीज़ और ISI के एजेंट्स हैं, मेरा ये कहना है। सर ये संदेश क्या देना चाह रहे हैं, ये आतंकवादी धर्म पूछ के मारने का देखिए, संदेश क्या है? आतंकवादियों का एक ही संदेश होता है कि वो कमज़ोर लोगों को घात लगा के मारते हैं। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे मारेंगे, रीजन के नाम पे मारेंगे, कलर ऑफ स्किन के नाम पे मारेंगे। मारा है ना लोगों को, काले गोरे के नाम पे भी पीट मारते थे ना लोगों को। नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली में आएंगे लोग, उनको मारेंगे। जो हमारे देश के सबसे अच्छे नागरिक हैं, सबसे बहादुर नागरिक हैं, जो बॉर्डर्स पे रहते हैं, वो कश्मीरियों को मारेंगे। जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी लाइन ऑफ डिफेंस है। नफरत क्या है इनको RSS वालों को उनसे, कि ये वहाँ जाके रक्षा कैसे कर रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान के सामने क्यों सीना तान के खड़े हैं, क्यों पाकिस्तान और चाइना की फ़ौजें हमारे ऊपर हमला नहीं कर पा रही हैं? ये कश्मीरियों की वजह से, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की वजह से, जो गुजरात के बॉर्डर पे रहते हैं लोग उनकी वजह से, पंजाब के बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उनकी वजह से। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो हमारा वही है। तो RSS की इन लोगों से नफरत नहीं होगी। RSS तो पाकिस्तानियों के साथ है ना, पाकिस्तान बनवाने में RSS और देश के टुकड़े कराने में RSS, देश का संविधान खत्म कराने में RSS। लेकिन सर सवाल ये पैदा होता है कि 370 हटने के बाद कहा जाता था सीमाएं सुरक्षित है। अगर सीमाएं सुरक्षित है तो ये आतंकवाद आखिर जो है आए कैसे? ये तो अमित शाह साहब का इस्तीफा इसलिए तो मांग रहे हैं, इसीलिए तो मांग रहे हैं। फेलियर होम मिनिस्टर, एक बार नहीं बार बार उन्हीं की वजह से तो ये सब हो रहा है। एक अनिल पटेल साहब करके नाम है, पता है ना, आपने सुना है, जो वहाँ पे SP और पता नहीं ब्लैक कैट कमांडोज लेके उगाई करते घूमते थे। वो क्या किसके क्लोज थे? ब्लैक कैट कमांडोज किसे मिलते हैं? अमित शाह साहब के अलावा कोई दिलवा सकता है? वो तो उगाई करने घूमता था वहाँ पे। और कितने सबूत चाहिए आपको? इस्तीफा देंगे अमित शाह? मतलब देंगे खुद ही, इस्तीफा देंगे। अब मांग रहे तो देंगे, लगता है पुलवामा हो गया। मैं तो इससे पहले क्या, मैं सभी ऑपोजिशन पार्टी के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको मुद्दा नंबर 1 इसको ख़त्म ना करें। देश के सभी लोग तो खड़े ही हैं, देश के जो भी सरकार में पद पे बैठा होगा उसके साथ, ये प्रधानमंत्री की चेयर के साथ खड़े हैं हम लोग, कोई मोदी जी के साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि मोदी जी उस पद पे रह के ठीक काम नहीं कर पा रहे हैं। अमित शाह साहब उस पद पे रह के ठीक काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो पद पे हैं इसलिए हम पद के साथ खड़े हैं। अब एक चीज़ तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पद का नुकसान होने दें, देश का नुकसान होने दें। तो वो खुद इस्तीफ़ा नहीं देंगे, उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ को सबको मिलकर उनका इस्तीफ़ा मांगना चाहिए, और ये डिमांड जब तक पूरी ना हो जाए ये आंदोलन करना चाहिए उन्हें। अमित शाह साहब खुद इस्तीफ़ा देंगे, भाई आप भी कमाल कर रहे हो, वो खुद ही दे देंगे इस्तीफ़ा। अब सोशल मीडिया पर एक चीज़ और चल रही है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी अब धर्म जो है वो इस्लाम को बताया जा रहा है, आतंक का धर्म जो है वो इस्लाम है। आप RSS और BJP के कार्डर्स को लोग मत कहा करो, सीधे सीधे बात करो मुझसे, मैं सीधा सीधा जवाब दूँ। RSS और BJP के साथ जो कनेक्टेड नहीं है, जिनके ट्रेंड कार्डर्स नहीं है, मणिपुर से लेके और गुजरात तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कोई भी व्यक्ति एक आम भारतीय के मुंह से लिखवा दीजिए। आम भारतीय क्या कर रहे हैं? जिसका पति मर गया ना,
वो ये कह रही है कि मुसलमान हमारे भाई हैं। जो लोग टूरिस्ट हैं ना उनको देखो, जो बच्चा इतना छोटा सा बच्चा है वो बोल रहा है कि ये हमारी सरकार की गलती है, मुसलमानों ने तो हमारी रक्षा की है। ये आम भारतीय हैं। आरएसएस और बीजेपी का कोई भी व्यक्ति होगा वो तो भारत के खिलाफ ही है ना, भारत के संविधान के खिलाफ है, भारत के लोगों के खिलाफ है, वो तो आतंकवादी हैं। तो वो तो यही बात करेंगे ना, उनके अलावा कोई नहीं करता है। तो आप कुछ चीज़ें आप लोगों को भी समझ, कहते हैं कि सच्चे राष्ट्रवादी तो हम लोग हैं। वो हैं, लेकिन उनका राष्ट्र आर्यव्रत है, भारत नहीं है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वाला जो आर्यव्रत है वो उस राष्ट्र के राष्ट्रभक्त हैं जो मनुस्मृति से चलेगा। ये भारत जो संविधान से चलता है उससे इनका दुश्मनी है, ये दुश्मन है हमारे।